हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकेगर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की इस सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का बचा हुआ पार्ट एटम एंड न्यूक्लियाई। इस वीडियो में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी में से उठाकर चीजें बताई जाएं, एनसीईआरटी के साथ रिलेट करके चीजें बताई जाएं जो भी उन्होंने दी हैं। कुछ और फॉर्मूलाज जो हम क्लास में करते हैं किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लास्ट में जो पॉइंट्स दिए होते हैं बेटा वो भी, और बहुत सारे फॉर्मूलाज को ब्रीफ करके दिया जा रहा है। फिर जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं बेटा वो भी हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो नीट में जेईई में पूछे जा चुके हैं, नीट में आ सकते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से बेटा। क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल में भी लिए गए हैं, जेईई में भी पूछे जा चुके हैं, वो भी यहां पर कवर करने की कोशिश की जा रही। फिर नीट और जेईई के आपस में जो रिलेशन है, जो क्वेश्चन काफी बार कॉमनली पूछा जा रहा है, जेईई में बहुत कॉमनली रिपीट हो रहा है, वो भी सब कुछ यहां पर कवर किया जा रहा है। उन्हीं के बेस पे हमने बनाए हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेटा बाय एनालाइजिंग एनसीईआरटी एग्जांपल्स, जेईई मेन पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू, जिन क्वेश्चन की हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीट 2026 में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द एटम बेटा। अब ये लास्ट में लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में नहीं, तो मैंने ये उठाकर आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि जेईई मेन में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। थॉमसन मॉडल क्या है बेटा? एन एटम इज एन स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते थे, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते थे। वन शॉट वीडियो में भी हमने इसको इंक्लूड किया था, बट वो हमने अपनी वर्डिंग में लिया था। बच्चे कह रहे हैं सर एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है आप लोगों का, तो इसलिए हमने ऐसा कर दिया। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें उन्होंने ये स्कैटरिंग मॉडल दिखाया बेटा, ग्राफ दिखाया कि बहुत कम पार्टिकल ऐसे होंगे, बहुत कम पार्टिकल ऐसे होंगे जो 180 डिग्री डेविएशन करेंगे और ज्यादातर पार्टिकल बिना डेविएशन के पास होते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किया गया था गीगर मार्सन ने ऑन द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जब उन्हें कहा था तब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके डाटा रदरफोर्ड के साथ शेयर किया था बेटा। फिर उन्होंने एक और रिजल्ट निकाला बेटा कि जो रदरफोर्ड ने जो रिजल्ट निकाला वो क्या था कि जो पार्टिकल इस टारगेट न्यूक्लियाई के बिल्कुल सामने है वो तो 180 डिग्री डेविएट हो रहा है। आप ये एरो देख रहे हैं बेटा, ये एरो का मतलब क्या है? ये ऐसे गया और ऐसे वापस आया, इट डेविएट बाय 180 डिग्री। बट जो पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है वो डेविएशन फील करता है। ये जो डिस्टेंस है इसे क्या बोलते हैं बेटा? इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर बी। एंड द स्कैटरिंग एंगल थीटा, जो स्कैटरिंग एंगल थीटा है वो किस पे डिपेंड करता है? इंपैक्ट पैरामीटर पे। इसका रिजल्ट भी हमने हमारी वन शॉट वीडियो में इंक्लूड किया था। वहां से रदरफोर्ड ने क्या सजेस्ट किया बेटा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये 10⁻⁻14 मीटर तक जा रहा है, तो जो न्यूक्लियस का साइज है उससे छोटा होना चाहिए क्योंकि ये तो सेपरेशन है। तो वहां से उन्होंने न्यूक्लियस का साइज गैस किया था, बताया था, एस्टिमेट किया था साइज ऑफ न्यूक्लियस टू अबाउट 10⁻⁻15 to 14 मीटर। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी द साइज ऑफ एन एटम वाज 10⁻⁻10। इसका मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस साइज ऑफ एटम से इतना छोटा था, जब साइज ऑफ एटम न्यूक्लियस से 10⁻⁴ और 10⁻⁵ टाइम्स बड़ा था। ये न्यूक्लियाई में भी कवर होता है, वन शॉट वीडियो में भी कवर किया गया था बेटा। क्या है यहां पर? जो रेडियस ऑफ एटम है, रेडियस ऑफ एटम बेटा, रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻⁴ to 10⁻⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या ये बात समझ में आई? फिर कहता है ट्रेजेक्टरी ट्रेस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? इसकी डेफिनेशन भी काफी बच्चों को पता नहीं होती है, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर यहां पर ये डेफिनेशन आपको देखनी है बेटा, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस।
ये अल्फा पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूक्लियस से कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर। बेटा बस इसकी ये डेफिनेशन ही काम की है, एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं है, बट हमने वन शॉट में वो फॉर्मूला इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें जो इंपैक्ट पैरामीटर है एंड क्लोजेस्ट सेपरेशन का रिलेशन बताया गया था। फिर आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी इसके क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा पैटर्न पसंद आया होगा बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट कर देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, हाइप कर देंगे तो फिर बात ही क्या है। क्लियर है बेटा, मैक्सिमम सपोर्ट करिए। अब से ये वीडियोस रेगुलर आएंगी बेटा आपके पास। क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी के ई से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, जब ये इस तरफ जाएगा बेटा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल होगी, इसलिए हम यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाकर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि सेपरेशन बहुत ज्यादा थी, एट क्लोजेस्ट सेपरेशन पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय R0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, वहां से आप क्या निकाल सकते हैं R0। यहां मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही छोड़ा है, क्यों बेटा, क्योंकि कभी कभार ये काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की टर्म में दी जाएगी कि इस चार्ज को इतने पोटेंशियल से एक्सेलरेट करके प्रोजेक्ट कर दिया, कभी कभार ये हाफ mv² ये वेलोसिटी है, आपको वेलोसिटी की फॉर्म में ये दी जाएगी बेटा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी तो आपको कभी स्पीड की फॉर्म में दी जाएगी, कभी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, तो जैसा दिया जाएगा वैसे आप काइनेटिक एनर्जी यहां यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं बेटा कुछ और पॉइंट्स। बेटा क्या कह रहा है, कहता है जो क्लासिकल थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, उसकी वजह से एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन इन फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन शुड देयरफॉर कंटिन्यूअसली डिक्रीज। बेटा द इलेक्ट्रॉन वुड स्पाइरल इनवर्ड एंड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये होना चाहिए था, ये लिमिटेशन आई थी बेटा जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। क्लियर बात। फिर हमारे पास कहता है टू एक्सप्लेन दिस स्पेक्ट्रा इमिटेड बाय एटम एज वेल एज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, नील बोहर ने एक मॉडल प्रपोज किया था बेटा। क्या थे उनके पोस्टुलेट्स, क्या थे पोस्टुलेट्स, क्या थे बेटा उनके, पहला कि हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट बेटा। दूसरा, सभी में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। थर्ड पोस्टुलेट क्या था बच्चों, कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करेगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, वो एनर्जी इमिट करेगा विच इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ बोथ ऑर्बिट, विच इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ बोथ ऑर्बिट। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो ये उनके पोस्टुलेट थे। फिर यहां पर देखिए ये इसके साथ था बेटा, ये क्या था, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल हैज टू मेन डिफिकल्टीज। कौन कौन सी थी बेटा रदरफोर्ड मॉडल में, इट प्रेडिक्ट दैट एटम आर अनस्टेबल बिकॉज द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। यही वाला पॉइंट ब्रीफ करके लिखा गया है बेटा। दिस कंट्राडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ मैटर, इट कैनॉट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसका कैरेक्टरिस्टिक भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो दोनों चीजों को एटम ने यहां पर पोस्टुलेट लगाया कि भाई वो जब एक एटम में एक सर्कल में ऑर्बिट में घूमेगा तो कोई एनर्जी इमिट नहीं करेगा। दूसरा, जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो किसकी वजह से होता है, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप करेगा तो उसकी एनर्जी इमिट करेगा। ये क्वेश्चन हमारे पास पहले ही आ चुका है बेटा कंपटीशन में, शायद 25 में ही आया था। एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्टेबल। मोस्ट वर्ड जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें ईच था, यहां क्या है बेटा मोस्ट वर्ड है। क्लियर है, समझ रहे हैं। द एंड एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल लाइंस टर्म्ड एज अ लाइन स्पेक्ट्रम। ये लाइन स्पेक्ट्रम एमिट करता है। प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजेनिक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू इवन 2 इलेक्ट्रॉन एटम सच एज हीलियम। क्यों, दिस एटम इज अनएबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज
ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इमिटेड बाय इवन बाय हाइड्रोजन एटम। बेटा क्लियर है? और ये सिर्फ इसके ऊपर क्यों एप्लीकेबल होता है? ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस। बेटा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बीच की जो रिपल्सिव फोर्स होगी, जो हैवियर एटम होंगे, इन हैवियर एटम बेटा, उसकी वजह से ये हमारे पास हैवी एटम के लिए वैलिड नहीं होता। फिर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mvr इक्वल टू nh/2π। इनसे कंबाइन करके हमारे पास फॉर्मूला बनते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है। जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिपेंड्स n² z। बच्चों स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट z/n है। r0 की वैल्यू 0.529 और r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ये भी काफी सिग्निफिकेंट है बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन एक दो बार ही पूछे गए हैं, बट हम टेस्ट सीरीज में भी इसके क्वेश्चन पूछते रहते हैं। क्लियर है? जब हमारे पास n1z1 होगा तो इसे बोलते हैं बेटा फर्स्ट, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड है वो कितनी होती है? c/137। और मास जो स्पीड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये पावर 0 का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट। एनर्जी बच्चों, एनर्जी देखें तो ये z²/n² के प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है? -13.6। एंड E इज प्रोपोर्शनल टू मास। E इज प्रोपोर्शनल टू मास। बेटा इस बात का ध्यान रखना है, काफी सारे न्यूमेरिकल में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर और पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर। यही सब कुछ हम ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट में भी देखते हैं। अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो 2πr/v, दोनों का रिलेशन पुट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी 1/t। ये अगर आप थोड़ा और डिटेल में देखना चाहते हैं तो वन शॉट वीडियो हमारी देख सकते हैं बेटा। ओके जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर, इट एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो एनर्जी क्या होगी? hf या फिर hc/λ। किसके बराबर होगी बेटा? किसी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी ये थी तो दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये n2 बड़ा होगा, ये n1 छोटा होगा, इसलिए हम इमिटेड एनर्जी निकालते हैं। अगर एब्जॉर्ब्ड निकालनी हो तो यही एब्जॉर्ब्ड होगी, इसी फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, बस वो लोअर से हायर ऑर्बिट जाएगा। यहां जब hc को डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, z² 1 - दिस। ये हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया जो आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में यूज करते हैं लाइमन बामर पास्चन सीरीज की टर्म में बेटा। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू की जरूरत हमें कभी नहीं पड़ती, तो याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये याद रखना है बेटा। जैसे एनर्जी मास पे डिपेंड करती है तो रेडबर्ग कांस्टेंट भी मास पे वेरी करेगा, क्योंकि यहां m आएगा ना बेटा, और रेडबर्ग कांस्टेंट में h से डिवाइड कर दिया तो यहां r है, तो रेडबर्ग कांस्टेंट भी मास पे डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी बेटा वीडियो, तो लाइक जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा बच्चों। अब अगर हम देखें तो ये ऑर्बिट की एनर्जीज हैं जो कुछ आपको याद रखनी चाहिए बेटा। इनमें से ये 3 याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड तक जाएगा, फर्स्ट से थर्ड जाएगा और फर्स्ट से फोर्थ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है 3। फिर अगर आपको इनका आइडिया हो तो 1-2 क्वेश्चन में ये यूजफुल हो सकता है। कैसे निकालते हैं बेटा? टोटल एनर्जी डिवाइड बाय n का स्क्वायर, ऑर्बिट का स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का मॉडुलस होगी और पोटेंशियल एनर्जी इसका 2 टाइम्स होती है बेटा। सभी केसेस में आप ऐसा लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज बच्चों, जो भी रेज इमिशन, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आता है तो एनर्जी इमिट करता है बेटा। अगर वो एनर्जी इमिशन ऐसी लाइन के कोरस्पॉन्डिंग है जो हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आएगी तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। अब किसी भी, और जो सेकंड ऑर्बिट तक आ रही है उसे बामर, थर्ड तक आ रही है पास्चन, 4 तक ब्रैकेट, 5 तक पिफन। ये जो है जो लाइमन है ये अल्ट्रावायलेट है, बामर विजिबल है, बाकी सारी इंफ्रारेड है।
बाकी सारी क्या है बेटा, इंफ्रारेड है। ठीक है, तो ये बाकी सारी इंफ्रारेड है बेटा। अब किसी भी सीरीज में जो पहला होता है नेक्स्ट ऑर्बिट से जो आ रहा है, इसे बोलते हैं मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ और फर्स्ट लाइन 2 to 1। इस केस में क्या होगा बेटा, 3 to 2, इसमें 4 to 3। ठीक है, फिर आती है मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ और लास्ट लाइन और सीरीज लिमिट। ये सारी क्या होंगी, जब इन्फिनिटी से इस ऑर्बिट तक लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से 2, इन्फिनिटी से 3, जब ये आएंगे तो हम इसको बोल देते हैं सीरीज लिमिट और मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन। व्हेन हाइड्रोजन एटम इमिट फोटोन रेडिएशन एनर्जी, ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक थी बेटा, एक न्यूमेरिकल के कॉरस्पॉन्डिंग। जब एक हाइड्रोजन एटम एमिट करता है कोई फोटोन बेटा, तो वो भी रिकॉइल करेगा। हाइड्रोजन एटम भी क्या करेगा बेटा, रिकॉइल करेगा, और इधर उसने क्या एमिट कर दिया, एक फोटोन। तो वो जो रिकॉइल स्पीड है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितनी, E/3। ई किस में है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट स्पीड किस में आएगी बेटा, मीटर पर सेकंड में। ये शॉर्ट ट्रिक है, आफ्टर कन्वर्जन ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा गया है बेटा। फिर आ जाती है नंबर ऑफ इमिशन लाइन। बच्चों नंबर ऑफ इमिशन लाइन क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन है बेटा। ये थ्योरी में जो है हमने इंक्लूड कर दिया, क्वेश्चन में नहीं, थ्योरी में इंक्लूड कर दिए हैं बेटा। क्या कह रहा है, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड जा सकता है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में होता है बेटा, फर्स्ट से सेकंड जाएगा, फर्स्ट से थर्ड जाएगा, फर्स्ट से फोर्थ, बीच में जंप नहीं कर सकता एब्जॉर्प्शन में। एमिशन में वो कैसे भी आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, कैसे भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ इमिशन लाइन कितनी होती है बेटा, n(n-1/2), जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है। ओके, और जब वो n2 से n1 आता है, ये बहुत रेयर है बेटा, इंपॉर्टेंट यही वाला फॉर्मूला है, ज्यादातर यही चलेगा। ओके, अब अगर आप देखें बेटा, इनको क्या बोलते हैं, ये यहां मिस कर दिया पॉइंट। n1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, n2 को बोलते हैं एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n4 को थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं बेटा। क्लियर है, चलिए अब आती है क्वेश्चन की बारी बेटा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। चलिए बेटा, क्या कहता है, ये क्वेश्चन है वही जो मैं आपको बात कर रहा था 2024 में। Most of the mass of the atom and all its positive charge are concentrated in a tiny nucleus and the electron revolve around it. That is Rutherford model beta? Yes. An atom is spherically cloud of positive charge with electron embedded in a special case. ये Rutherford model है? नहीं। ये कौन सा है, थॉमसन। ये क्या है, Rutherford। तो क्या आ जाएगा, 1 is true, second is a false। क्लियर है बेटा, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये पता चला बेटा, सीधा एनसीईआरटी की लाइन से ये आया है। अब ये देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी की एग्जांपल है, ये वाला 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। यहां पर भी क्या है, 7.7 से अल्फा पार्टिकल थिन गोल्ड न्यूक्लियस पे फायर किया गया। क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताना है बेटा। क्लियर है, वही सब कुछ है, सेम डाटा है। गोल्ड न्यूक्लियस वहां भी 79 था, यहां पर सारी चीजें वही है। तो क्या था बच्चों, R0 किसके बराबर था, ये था KZe2e, अल्फा पार्टिकल है ना। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में यहां बदल दे पार्टिकल, तो यहां चार्ज बदल जाएगा, अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, जूल में कन्वर्ट करना है। ये मेगा का 10⁶ आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल आ गया। क्या ये बात समझ में आई। अब एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज को तो इससे कट कर सकते हैं बेटा, बाकी क्या बचा, K की वैल्यू 9 × 10⁹। यहां गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है बेटा। कैलकुलेशन के लिए क्या मैं इसे 80 ले सकता हूं, ये 1.6 - 19, ये 2 आ गया बेटा। नीचे क्या बचा, 7.7 × 10⁶ बच गया बेटा। ऊपर अगर आप मेरा साथ दें तो ये बच गया 9 × 160 × 1.6 बेटा। ऊपर बच गया -10,
नीचे क्या है 7.7 इंटू 10⁻⁶। इसको ऊपर ले जाइए, सॉल्व कर दीजिए बेटा। अगर आप देखें तो ये 16 इंटू 16 बच गया बेटा 256, ये बच गया 7.7, ये बच गया 10⁻⁻16। अब आपको यहां पर डिवीजन करनी ही पड़ेगी, कोई इलाज यहां पर नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम से ये पिक किया गया है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 2.88 इंटू 10⁻⁻14। क्लियर है बेटा? तो अगर आप देखेंगे तो आंसर बन जाता है 2.95 10⁻⁻14। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाए, जेईई मेन पीवाईक्यू भी कवर हो जाए और नीट पीवाईक्यू भी कवर हो जाए। अब इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है बेटा, तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कहता है? बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम ओनली। करेक्ट, ये मैंने ऊपर बताया था बेटा आपको। अब कहता है फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर मॉडल डज नॉट इंक्लूड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी करेक्ट है बेटा। बड़े एटम पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है, बट हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसने रिपल्शन कंसीडर नहीं करी, इसीलिए बोहर का मॉडल जो है ये सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही अप्लाई होता है। दोनों ही हमारे पास करेक्ट आंसर है और यही इसकी राइट एक्सप्लेनेशन है। नीट एस्पिरेंट के लिए दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बेटा। हो सकता है इस साल आपको यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, assuming the validity of Bohr's atomic model for hydrogen like ion, the radius lithium 2 positive ion is in its ground state is given by this, where A0 is the first Bohr's radius बेटा। A0 क्या है? जो हमने R0 लिखा था फॉर्मूला में वो A0 दे दिया। तो R किसके बराबर होता है बेटा? R0 n² z। R0 की जगह क्या है? A²। एन कौन से ऑर्बिट का पूछा है बेटा? अज्यूमिंग, अज्यूम करना है, ऐसे अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास भरे पड़े हैं। हाइड्रोजन लाइक आयन द रेडियस ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो यूनि इलेक्ट्रॉन बचा है बेटा। इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो एन की वैल्यू 1, जेड क्या होता है लिथियम के लिए? 3 बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? A0/3। तो यहां पर x की वैल्यू बतानी है तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। समझ रहे हैं? इस टाइप से भी क्वेश्चन इवन देखिए जेईई मेन 2025 में है, तो नीट में तो भरे ही पड़े हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम बोहर मॉडल इज R1 एंड दैट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ ब्रिलियम इज रिप्रेजेंटेड बाय R। नाउ द R2/R। अब R किस पे डिपेंड करता है बेटा? n²/z पे। तो जब मैं R1 लिखूंगा बाय R2 लिखूंगा, R2/R1 है, सॉरी बेटा, यहां पर ध्यान देना है, रेशो कौन सी है? R2/R1। तो R2 किसके लिए है? ब्रिलियम के लिए, तो Z फॉर ब्रिलियम, एंड ऑर्बिट कौन सा था उसका? फोर्थ का स्क्वायर, इनटू R1 किसके लिए था? हीलियम, हीलियम का कौन सा ऑर्बिट था? सेकेंड, एंड Z फॉर हीलियम। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। यहां पर हमारे पास क्या है? 16, और यहां पर जो ब्रिलियम है वो क्या होता है? 4, हीलियम क्या होता है? 2, और ये 2 का स्क्वायर कितना है? 4। अब अगर आप मेरा साथ दें, ये 16 कट गया बेटा, तो ये रेशो कितनी बच गई? 2:1। तो यहां आंसर क्या बन जाएगा? 2:1 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं 2026 जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट। बच्चों क्या कह रहा है? 2 electrons are moving in orbit of 2 hydrogen like atom with speed respectively. Radii of these orbit are nearly same. Radii are same. Possible order of energy state बेटा, रेडियस सेम है, पॉसिबल एनर्जी स्टेट हमें बतानी है, स्पीड की रेशो गिवन है बेटा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो स्पीड एंड रेडियस किस फॉर्मूला में एक साथ आते हैं? वो आते हैं बेटा mvr = nh/2π। अब अगर आप मेरा साथ दें, रेडियस क्या है? सेम है,
नियरली सेम, तो V इज प्रोपोर्शनल टू N। अब हमसे किसकी रेशो पूछी थी बेटा? अच्छा, एनर्जी स्टेट्स पूछे हैं पॉसिबल, तो N1 बाय N2 किसके बराबर होगा? V1 बाय V2। V1 कितना है बच्चों? 3 इंटू 10⁵। V2 कितना है? 2.5 इंटू 10⁵। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 बाय 2.5। आप इसको लिख सकते हैं 6 बाय 5। इंटीजर होते हैं ना बेटा, तो ये सबसे पहला क्या आ गया? 6 बाय 5, फिर 12 बाय 10, फिर 18 बाय 15। ऐसे आप लिख सकते हैं। यानी कि जब N1 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, तो N2 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा। तो ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं बेटा? तो वो है हमारे पास फोर्थ। 12 एंड 10 भी हो सकता था। अगर ये 12 एंड 10 होता तो ये भी करेक्ट हो जाता बेटा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बट ये 10 12 है, इसलिए करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये N1 है और ये N2 है। समझे? तो ध्यान से आपको इनका आंसर करना होता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्लिक नहीं करता कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है बेटा। फिर देखिए बेटा 2021 का, जैसे मैंने कहा था कि हम यहां पर इस वीडियो में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 जैन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहां पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना चाहेंगे बेटा? इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। इसी के सिमिलर क्वेश्चन नीट 2025 में आया था बेटा। क्लियर है? तो क्या कह रहा है यहां पर? हमारे पास पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल दे दिया कुछ इस तरीके से, तो बेटा फोर्स क्या हो जाएगी? माइनस डी यू बाई डी आर, ये हो जाएगी बेटा माइनस यू नॉट आर क्यूब, 4 r³ बेटा। तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल हो गई आर क्यूब के। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गई बेटा? आर क्यूब के। तो अब यहीं से शुरू होता है नीट 2025 का क्वेश्चन। फोर्स को क्या लिख सकते हैं? mv² बाय आर। तो बेटा v² इज प्रोपोर्शनल टू r⁴, v इज प्रोपोर्शनल टू r²। ये समझ में आया बेटा? बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन आर अप्लाइड, रेडियस ऑफ पॉसिबल ऑर्बिट वेरीज विद। तो क्वांटाइजेशन अप्लाइड है बेटा, तो mvr इज प्रोपोर्शनल टू n। तो रेडियस v को क्या लिख सकते हैं? r² r प्रोपोर्शनल टू n, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n⁻⁴। तो ये कितना है बेटा? n⁻⁴ तो अल्फा की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी? 3। आपको ये नहीं सोचना बेटा कि हमारे एग्जाम में थोड़ी इंटीजर टाइप आएंगे। भाई इसको ऑप्शन बनाने में कितना टाइम लगेगा? ऑप्शन बनाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं, सीधा आ जाएगा हमारे पास। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ये बन गई ऑप्शन। क्या जा रहा है अब? इसमें क्या दिया था? फोर्स इज विद कांस्टेंट फोर्स F। यहां फोर्स क्या दी है बेटा? कांस्टेंट दी है। अब ये जो फोर्स है ये क्या है बेटा? कांस्टेंट है। इसका मतलब mv² बाय आर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू r⁴ अब अगर हम बोहर का क्वांटाइजेशन लगा देंगे, अब हम क्या लगा देंगे बेटा? बोहर का क्वांटाइजेशन लगा देंगे, तो क्या बनेगा? वही mvr इज प्रोपोर्शनल टू n, v की जगह r⁴ यहां आ गया r⁴ तो r कितना आ गया बेटा? n⁻⁴। क्या आ गया? n⁻⁴ ये समझ आया? अब v देखेंगे तो v इज प्रोपोर्शनल टू r⁴ तो n की पावर कितनी आ गई? 1/3। क्या ये समझ आया बेटा? ये 1/3 समझ आया? क्योंकि ये n⁻⁴ था, पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर बेटा, तो क्या बचेगा? 2/3 इंटू 1/2, तो क्या बचेगा? 1/3। क्लियर है? तो सेम पैटर्न, बस यहां फोर्स सीधा दे दिया इसने, वहां फोर्स पोटेंशियल से दे दिया था। हो सकता है इस साल एक स्टेप और आगे बढ़ जाए और आपको यहां पर इस तरीके से फोर्स देखने को मिल जाए बेटा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ये भी मैंने आपको देखिए थ्योरी में भी बताया था, 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन n के साथ, फ्रीक्वेंसी
क्या थी 1/t, t क्या था 2πr/v बेटा, तो इट मींस v/r। अब v n पे कैसे डिपेंड करता है बेटा, v n पे कैसे डिपेंड करता है z/n, और ये कैसे डिपेंड करता है n²/z, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ बेटा, तो क्या आ जाएगा 4th। फिर आता है बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एटम के, बट वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट एवरी ईयर 1 क्वेश्चन इज फ्रॉम एटम। एक एटम से, एक न्यूक्लियाई से, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, एक डी ब्रॉगली से, ये 4 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं, ठीक है। फिर वो रेडियो एक्टिविटी आती थी, स्टैटिस्टिकल लॉ, वो कट गया बेटा। तो फिर भी कभी कभार एक क्वेश्चन इन 2 टॉपिक को मर्ज करके आ जाता है, जैसे मैंने डुअल नेचर में एटम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बताया था। डबल क्वेश्चन भी आ जाता है, किसी भी टॉपिक से आ सकता है बेटा, तो आपको ध्यान देना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम तो NH/2π होता है सर, वो n के प्रोपोर्शनल है, बट mvr होता है सर। अब यहां से मैं कैसे निकालूं कि वो r के ऊपर कैसे है, तो बेटा ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालना है, हमें पता है एंड r इज प्रोपोर्शनल टू n², तो इसका मतलब n इज प्रोपोर्शनल टू r⁻1/2, तो l इज प्रोपोर्शनल टू r⁻1/2, क्योंकि l इज प्रोपोर्शनल टू n बेटा, तो n इज प्रोपोर्शनल टू r⁻1/2, तो आंसर आ गया, कितना बन गया √r। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर सीधा आप कंपटीशन में बैठ के करेंगे तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे फंस जाएं, बट अगर आपने पहले कर रखा होगा तो बड़ी आसानी से हैंडल कर लेंगे बेटा। अब इसको देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट हैज मैग्नेटिक मूवमेंट, n के क्या प्रोपोर्शनल होगी। अब यहां से आपको मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपको बताया था कि m/l q/2m होता है, कौन सी रेशो थी बेटा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इस रेशो का क्या नाम बताया था। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ये आ गई q/2m, l क्या होता है बेटा nh/2π, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू n, तो ये पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा पावर 1 आ जाएगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है बच्चों, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th एक्साइटेड स्टेट। बच्चा एकदम सोच में पड़ जाता है, 5th एक्साइटेड स्टेट, बड़ी यार n=6, इसकी तो एनर्जी मास्टर ने लिखवाई कोनी, तो कैसे करेंगे इसको। अरे भाई टेंशन ही नहीं लेनी, आपको क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम्स E, काइनेटिक एनर्जी होती है E, ये चाहे सब किसी भी ऑर्बिट में हो, सभी ऑर्बिट के लिए वैलिड है। तो 5th एक्साइटेड स्टेट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा E/2E, तो 1/2 होगी बेटा, क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। समझे बेटा, क्या ये बात समझ में आई सबको, क्लियर है। यहां पर हम मॉडुलस लगा देंगे बेटा, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की रेशो ले रहे हैं, अगर साइन के साथ पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव बेटा। ओके, ये भी क्वेश्चन आपके लिए उठाया गया है जेई मेन का 2026 जनवरी अटेम्प्ट का बेटा, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, शाबाश। क्या कह रहा है, करिए करिए, ट्राई करिए, कर लिया बेटा। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है बच्चों। क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ बोहर्स एटम इज दिस। बोहर के किसी एटम में किसी ऑर्बिट की एनर्जी ये है, E0 इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी कि 13.6 बेटा। L इज द एंगुलर मोमेंटम। अब एनर्जी क्या होती है किसी भी ऑर्बिट में बेटा, ये हमारे पास होती है Z²/n²। ये कितनी है -0.04, तो यहां माइनस भी लगा देते हैं बेटा। E0 Z²/n²। अब किसका है, बोहर एटम है बेटा, बोहर एटम में Z कितना होता है 1 होता है, n² निकाल लेंगे बेटा, यहां से E0 भी था, यहां
ई नॉट से ई नॉट कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव, ये आ गया 4/100, 1/n², ये होता है 25, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो अब ये क्या पूछा था हमने, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है बेटा NH/2π, तो यहां पुट कर दीजिए बेटा 5h/2π। तो हमसे पूछा क्या है, देन 2πL/h, तो 2πL/h, ये L था, ये किसके बराबर आ गया 5 के, तो यहां आंसर क्या बन जाएगा 5। अब बच्चा इस टर्म को देख के सोचता रहता है यार ये कौन सी टर्म है 2πL/h, तो आपको ध्यान देना है ये वही है जो आप कई बार यूज कर चुके हैं, काफी बार यूज कर चुके हैं बेटा। समझ आई बेटा बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंसीडरिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन, ये ध्यान से देखिए बेटा, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज कितनी होती है बेटा E0, वही हमने पीछे वाली एनर्जी उठा ली 13.6 बेटा, इज सेम एज एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड। हीलियम के लिए क्या लिखेंगे, माइनस एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट n²/z, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 2, हीलियम z की वैल्यू भी 2, तो ये कट गया, तो ये कितनी आ गई -E0, तो ये करेक्ट हो गया बेटा। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ये भी E0 इज सेम एज लिथियम इन सेकेंड एक्साइटेड, यस ये भी सेम बन जाएगा बेटा, क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड मतलब n की वैल्यू 3, लिथियम मतलब एटॉमिक नंबर भी 3, तो ये भी कितना बन गया E0। क्या ये बात समझ में आई, एनर्जी क्या होती है -E0 n z²/n² होती, उल्टा बोल गया मैं, चलो ये बेटा z की वैल्यू थी, ये n की, ये z की वैल्यू ये n की, बाय चांस ये दोनों सेम थी तो फर्क नहीं पड़ा, बट क्या होना चाहिए ये होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। अब कहता है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी करेक्ट हो गया था, ग्राउंड स्टेट इज सेम एज हीलियम पॉजिटिव फॉर ग्राउंड स्टेट, नहीं, जब हीलियम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के साथ मैच कर गई तो ग्राउंड के साथ कैसे मैच करेगी, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भी आ गया बेटा हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये तो यही वाला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये वाला ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये वाला आ गया बेटा। ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम, नो, उसकी किसके बराबर है, लिथियम के सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, ये भी गलत हो गया, तो क्या करेक्ट है, ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, वहां थोड़ी सी गलती हुई थी, ध्यान रखना है बेटा। इन एन हाइड्रोजन लाइक आयन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट इज दिस, द एटॉमिक नंबर ऑफ द आयन। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट बेटा कौन सी होती है, n = 3, एनर्जी का डिफरेंस कितना दिया है, एनर्जी का डिफरेंस दिया है बेटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -13.6 z², 1 कहां पर आया ग्राउंड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3, कितनी है बेटा ये 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस लिख लो या डिफरेंस लिख लो, तो डिफरेंस लिख रहे हैं तो माइनस लिखने की जरूरत हमें नहीं होती बेटा, क्लियर है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, तो 13.6 है, ये कितना आ जाएगा 9 -1 ऐसे आ जाएगा बेटा। अब इसको कट करना है, तो देखिए क्या ये 13.6 पे एग्जैक्ट जाता है, कहीं जाना तो चाहिए तभी ऐसी वैल्यू दी है, ये जब आप चेक करते हैं तो ये 8 पे जाता है बेटा, कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा जब आप इसे चेक करते हैं। तो जैसे ये 8 पे गया तो आपको ये दिखा कि ये तो यहां पर भी 8 है, तो इसका मतलब z² इज n, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये कितना आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है बेटा आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, particular hydrogen like ion emit the radiation of frequency, wow, when it make a transition from this to this, frequency of transition emitted from this to this is, ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा था, ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इट इज emitted in the form of electromagnetic radiations, ये किसके बराबर होगा 13.6 z², पहले कौन सी ट्रांजिशन है बेटा n1 पे 2 से, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है f1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1
3 बेटा। क्या ये बात समझ में आई? बस इन दोनों को आप डिवाइड कर दो बेटा, तो F1 बाय F2, बाकी सब कट गया, ऊपर क्या बचा? ये 4, 4 माइनस 1, ये क्या बचा बेटा? 9, 9 माइनस 1। तो अगर आप देखेंगे ऊपर 3 बाय 4, ये 9 ऊपर चला गया बाय 8, यही बचा बेटा। अब F2 निकालना है हमें, तो ये कितना आ गया? 32 बाय 27 F1। F1 कितना था? 3 इंटू 10⁻15। कट कर दीजिए बेटा, ये 9 आ गया, तो ये आ गया 32 बाय 9 10⁻15 हर्ट्ज। क्या ये समझ में आया? और यहां पर देखिए ये x बाय 9 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है? तो इस तरीके से अब देखिए मैंने अलग अलग वैरायटी के, अब ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया नीट में जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी की रेशो पूछी जाए, ठीक है। अब एनटीए भी तो कोशिश करता है ना कि थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चन दे दिया जाए, तो हो सकता है कि ये भी आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में इस साल मिल जाए, है ना। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेट ए टू सी, बोहर मॉडल, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज दिस, इट बिकम दिस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम बी टू सी। वेवलेंथ बढ़ गई तो एनर्जी कम हो गई बेटा, है ना। इसका मतलब मान लो ये लोअर सी है, ये बी है और ये ए होगा, क्योंकि अगर वेवलेंथ छोटी है तो एनर्जी ज्यादा होगी बेटा, और वेवलेंथ बढ़ गई तो एनर्जी कम हो गई, तो ये बी टू सी होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? देन द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बिटवीन ए टू बी, जब ए से बी आएंगे तो एनर्जी की रेडिएशन इसकी वेवलेंथ क्या होगी ये बताना। तो क्या होगा बेटा? एनर्जी फ्रॉम ए टू सी क्या होनी चाहिए? एनर्जी फ्रॉम ए टू बी प्लस एनर्जी फ्रॉम बी टू सी। ये कितनी है? एच सी बाय लैम्डा 1, ये लैम्डा 2 लिख लेते हैं। ये कितनी है? एच सी बाय लैम्डा, ये आ गया एच सी बाय लैम्डा। ये काट दीजिए बेटा, तो 1 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, ये आ गया 2000, ये आ गया 6000 बेटा, ये 1 बाय लैम्डा। तो अगर आप 6000 एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा? 3 माइनस 1, 1 बाय लैम्डा। तो लैम्डा कितना आ गया बेटा? 3000 एंगस्ट्रॉम आ गया। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है? तो ये समझना होगा बेटा आपको। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आ चुके हैं। हो सकता है ये देखिए नीट 2024 जो री एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट उसमें एनर्जी डायग्राम बनाकर दी हुई थी। यहां इसने डायग्राम बनाकर नहीं दी, खुद से सोचना था। समझे? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बेटा? सम एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर शोन इन द फिगर, देयर वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन, इनमें रिलेशन बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है 2024 का। अगर आपने हमारी नीट पीवाईक्यू वीडियोस देखी हैं तो उसमें इसका डिटेल मस्त सा एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया था। उम्मीद करते हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे। फटाफट से इस क्वेश्चन को करिए बेटा, वीडियो को पॉज करके। शाबाश, उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा बेटा। देखिए अब इसमें वेवलेंथ शो की गई है, तो ये वेवलेंथ किसके बराबर होगी? यहां से शुरू करते हैं बेटा, सबसे बड़ी। तो वेवलेंथ एनर्जी इमिटेड होती है बेटा। एनर्जी इमिटेड मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इमिट की गई है तो इनिशियल ज्यादा होगी, फाइनल कम होगी। तो ये किसके बराबर आएगा? इनिशियल कितनी है? -2e। फाइनल कितनी है बेटा? -4e। ये पता चला, इसके लिए ये इनिशियल हो गई और ये इसके लिए फाइनल हो गई। तो ये कितना आ गया बेटा? लैम्डा 3 आ गया एच सी बाय 2e। ऐसे ही आप लैम्डा 2 लिख सकते हैं बेटा, एच सी बाय लैम्डा 2। इनिशियल एनर्जी कितनी है बेटा? -2e। फाइनल एनर्जी कितनी है बेटा? -3e। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा? एच सी बाय ई आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 टाइम्स लैम्डा 3 आ जाएगा। ऐसे ही अब आप क्या लिख सकते हैं बच्चों यहां पर? अब आप यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा? लैम्डा 1 लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा 1। इसकी इनिशियल स्टेट क्या है बच्चों? ये -5e/2। फाइनल स्टेट क्या है बच्चों? -4e।
अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, -5e प्लस 8e/2, तो ये बच गया 3e/2। तो λ1 किसके बराबर आ गया, 2hc/3e। hc/e किसके बराबर है, लैम्डा के, λ2 के। तो यहां पर आप इसको 4λ3/3 भी कह सकते हैं। तो ये पता चल गया बेटा। तो अब अगर आप देखें तो 2/3 है, 0.67 टाइम्स है, तो ये हमारे पास जो λ1 है ये λ2 से छोटा हो गया बेटा, और λ2 किससे छोटा है बेटा, λ3 से छोटा है। तो हमारे पास क्या बन गया, लैम्डा, कुछ गड़बड़ कर दी हमने यहां पर, एक सेकंड, लैम्डा, यहां से हमें क्या पता चला था, λ2 इज ग्रेटर देन λ3, λ2 इज ग्रेटर देन λ3। यहां से हमें क्या पता चला है, जो λ2 है वो λ1 से भी बड़ा है। यहां से हमें ये पता चला बेटा, क्योंकि 3/2 λ1 आएगा। यहां से हमें क्या पता चला, जो λ1 है वो λ3 से बड़ा है। λ1 किससे बड़ा है बेटा, λ3 से। तो क्या बन जाएगा, λ2 इज ग्रेटर देन λ1 विच इज ग्रेटर देन λ3। तो ये बनेगा बेटा हमारे पास। तो चेक करिए, पहले में कहते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, गलत हो गया। दूसरे में कहते हैं 3 ग्रेटर देन 2, गलत हो गया। 1 ग्रेटर देन 2, गलत हो गया। 2 ग्रेटर देन 1, करेक्ट हो गया। एंड 2 इज λ3, ये दोनों चीजें एक साथ मैच कर गई बेटा। तो क्या आंसर बनेगा, 4th। क्लियर है, ध्यान देना है बेटा। यहां पर ये डबल है इसका, तो λ2 बड़ा है, ये इससे 2.3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, λ2 इज 3/2 टाइम्स, तो ये λ2 बड़ा है, 1.5 टाइम्स है। यहां पर ये 4/3 है, 1.33 टाइम्स है, तो ये λ3 से भी बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीट PYQ में भी ऐसे मिल जाएंगे। इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट मेंबर? लाइमन का मतलब होता है N1 1 पे आएगा, फर्स्ट मेंबर यानी कि उसके नेक्स्ट ऑर्बिट से आएगा, तो वो कितना है, लैम्डा है। रेडबर्ग कांस्टेंट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 3 रेडबर्ग कांस्टेंट बाय। द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर, सेकंड मेंबर की वेवलेंथ क्या होगी बेटा? सेकंड मेंबर कौन सा होगा, 1 पे आना है, कहां से आएगा अब, 3 से, क्योंकि 1 पे आना है बेटा, 1 पे, 2 से आएगा वो फर्स्ट मेंबर है, 3 से आएगा वो सेकंड मेंबर, तो ये कितना आ जाएगा, 8RD/9। इन दोनों में रिलेशन निकालना है। अब इसको रिलेशन को निकालने के लिए काफी बार देखा है मैंने, बच्चे रेशो में गलती करते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो आप RD लिख लो, क्या लिख लो बेटा, 4/3 लैम्डा, यहां से क्या आ जाएगा 9/8 λ2। तो बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे तो λ2 ऊपर चला गया, इधर 27, यहां 32, ये लैम्डा, तो 27/32। अगर आप जेईई मेन PYQ वीडियो देखेंगे तो इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया है इस रेशो के ऊपर, 27/32। दूसरा तरीका क्या होता है, इन दोनों को यहां पर डिवाइड कर दो बेटा, इन दोनों को क्या कर दो यहां पर डिवाइड। जो हमारी नीट PYQ है, जेईई मेन PYQ है, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन के दो मेथड बताए हैं बेटा, बट ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा डबल मेथड की बात यहां नहीं कर रहे। तो 9 ऊपर चला जाएगा बेटा, 4 नीचे, ऐसे ही यहां पर λ2 ऊपर चला जाएगा, लैम्डा नीचे, 27/32। तो ध्यान देना है बेटा, थोड़ी रेशो को यहां पर आराम से हैंडल करना है बेटा। अक्सर बच्चे ये तो लिख लेते हैं बट इस रेशो में गड़बड़ करते हैं, और आपके लिए वो स्वागत में बैठा रहेगा कि आप इसको इनवर्स में गलती करो और वो आपके मार्क्स खा जाए बेटा। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे इस रेशो में गलती करते हैं। एक और क्वेश्चन दिया है हमने इसी के ऊपर बेस्ड बेटा, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, फॉर ए हाइड्रोजन एटम रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, लार्जेस्ट वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी किसके लिए होती है, 2:1 के लिए होती है, टू दैट ऑफ बामर, बामर के लिए किसके लिए होगी, 3:2 के लिए बेटा।
तो हमें रेशो वेवलेंथ निकालनी है। लाइमन के लिए क्या लिखोगे, रेडबर्ग कांस्टेंट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 रेडबर्ग कांस्टेंट बाय 4। बामर के लिए क्या लिखोगे बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट कहां जाना है, 3 to 2, मिनिमम एनर्जी मतलब जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से, तो 4 into 9 एलसीएम आएगा, 9 माइनस 4 बेटा। क्लियर है, तो ये क्या बच गया 5/36 रेडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर है। अब हमें रेशो निकालनी है, तो मैं फिर से वही कहूंगा, अगर आप करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट यही रख लो, 4 ऊपर गया 3 नीचे आया, 36 ऊपर गया 5 नीचे आया, बिंदास। अब यहां पर इस लैम्डा एल को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो 4/3, 36 नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया, लैम्डा एल बाय लैम्डा बी बन गई बात। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये देखिए ध्यान से बेटा, ये 9 है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, लैम्डा एल बाय लैम्डा बी 5/27। मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये नीट में भी सेम क्वेश्चन आया था 5/27 रेशो का। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये भी इसी के ऊपर है बेटा, वो क्या थी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो बामर, बामर में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि मैक्सिमम एनर्जी, तो यानी कि ये कहां से आएगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू, बामर में कहां तक जाना होता है 2, मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, इंफिनिटी से आएंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट है ना, जब ब्रैकेट पास्चन, तो ये हमारे पास क्या होता है, यहां पर इंफिनिटी टू 4, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पिफंड बेटा, तो 4 तक जाएगा ये। तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर हम बामर के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट 2 पे आया, कहां से, इंफिनिटी से बेटा, ये तो आसान काम हो गया, रेडबर्ग कांस्टेंट बाय 4। जब आप ब्रैकेट के लिए लिखोगे तो रेडबर्ग कांस्टेंट 1/16 आ गया, 4 का स्क्वायर, ये इंफिनिटी का स्क्वायर, तो ये आ गया रेडबर्ग कांस्टेंट बाय 16। क्लियर है, तो अब इन दोनों को आप इक्वल कर दीजिए बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट क्या आएगा, 4/लैम्डा, 16/लैम्डा बी, तो हमारे पास ये लैम्डा बी कितना आ गया, 4 लैम्डा, तो आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है, ये देखिए ये नीट 2023 का क्वेश्चन था। ओके, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो करवा दिया है ना, दूसरी बार आ गया ये क्वेश्चन, नहीं, हाँ ये तो हो गया, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सॉरी बेटा, ये 3000 आंसर आया था, ये रहा वो पीछे क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया, ये रहा 25 का, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, फिर से मैंने ये इसको जब रिकंसिडर कर रहा था तो फिर से वो आ गया बेटा। ओके, देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पास्चन सीरीज, अब ये वैल्यू बेस भी आ जाते हैं बेटा, पास्चन, लाइमन बामर पास्चन, थर्ड हो गया बेटा, थर्ड ऑर्बिट पे आएंगे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी कहां से आएगा, n = 4 to n = 3, तो क्या आएगी, रेडबर्ग कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, 3 पे आएगा 4 से। अब रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बेटा, ये अगर आपको याद होगी तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप यहां पर फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों, अगर मैं इसे इन्वर्स करके लिख दूं, लैम्डा चाहिए हमें, 9 × 16 7, ये कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 1 थी बेटा, 1.1 लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 7, यही होता है रेडबर्ग कांस्टेंट बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए बेटा, तो ये हमारे पास बनता है 1.8 × 10⁻⁻6, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर बन जाएगा बेटा, सेकेंड। क्लियर है, कैलकुलेशन पार्ट हम इस सीरीज में ज्यादा आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अब नीट पास में है, आपने ये सारी चीजों की प्रैक्टिस की होगी, बट जो नीट पीवाईक्यू, जेई मेन पीवाईक्यू थे, उसमें आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन समझाई थी बेटा, आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। फिर कहता है रेशो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये भी क्वेश्चन हमने उठाया है बेटा, बच्चों को ये पता नहीं होता अल्फा बीटा का क्या मतलब है। जब हम बामर सीरीज की बात करते हैं तो 2 पे आते हैं, किस पे आते हैं बेटा,
2 पे, 3 से 4 से 5 से इस तरीके से हम 2 पे आते हैं बेटा। तो जब 2 पे आ रहे हैं तो जो फर्स्ट लाइन है उसे अल्फा बोलते हैं, सेकेंड लाइन को बीटा बोलते हैं और थर्ड लाइन को गामा बोलते हैं। मेनली इन 3 लाइन के बारे में ही बात की जाती है। तो वेवलेंथ की, एच अल्फा की वेवलेंथ क्या होगी? अल्फा होगा रेडबर्ग कांस्टेंट। एच अल्फा की वेवलेंथ क्या होगी बेटा? रेडबर्ग कांस्टेंट। कहां आए? 2 पे, कहां से? 3 पे, तो ये आ गया 5/36 रेडबर्ग कांस्टेंट। बीटा की वेवलेंथ क्या होगी बेटा? ये आए 2 पे, कहां से? 4 से, तो 16 एलसीएम हो गया बेटा, ऊपर 4 - 3 रेडबर्ग कांस्टेंट। अब यहां से फिर आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा बाय लैम्डा, ये आ गया 5/36, ये ऊपर 16/3 बेटा। तो ये अगर आप आसानी से कर लेंगे, ये 4 ये 9, तो 20/27। हमें क्या चाहिए? अल्फा बाय बीटा, तो ये आ जाएगा 27/20। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ? 27। समझे बेटा? क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हमने भी आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर रखे हैं ताकि आप समझ पाएं कि कैसे आपको ये रेशो निकालनी होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे की तरफ बेटा। ये वो जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी बेटा, जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करना है। व्हेन हाइड्रोजन एटम गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस एमिट अ फोटोन एंड रिकॉइल। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड क्या होती है बेटा? एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड जब वो 2 से 1 जाता है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, मैंने बताया था। तो रिकॉइल स्पीड सीधा सीधा मैंने क्या बताया था? एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ जाएगी। तो क्या आएगा बेटा? 3.4 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या आता है इसका? 3.4 मीटर पर सेकेंड बेटा। क्लियर है? समझे? बट अगर आपको x/5 में लिखना है, x/5 में इंटीजर फॉर्म था बेटा यहां पर, तो इसको 34/10 17/5, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 17/5। बट नीट में डायरेक्ट आप 3.4 लिख सकते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए बेटा, शॉर्ट ट्रिक काफी यूजफुल रहती है। कौन से ईयर में आया था? 24 में आया था। ये देखिए बेटा, हाइड्रो एनर्जी लेवल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं बेटा। जैसे ये नीट में 2000 में आया था। ऑलमोस्ट सभी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है क्योंकि ये कभी भी रिपीट हो सकता है। अब हमसे पूछा है ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू इमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी बेटा। मैक्सिमम एनर्जी के लिए मिनिमम जो एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा वो किसके लिए होगी? व्हेन फाइनल ऑर्बिट इज मिनिमम। ऑर्बिट इज मिनिमम। तो फाइनल ऑर्बिट किसका मिनिमम है बेटा? 1 का। फाइनल ऑर्बिट किसका मिनिमम है बेटा? 1 का। तो ये एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। ये एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। हमेशा डायग्राम बनाकर नहीं देगा बेटा इतनी सुंदर सी, ठीक है। और अगर वो सेम लेवल पे आ रहे हो, व्हेन फाइनल ऑर्बिट इज सेम, फाइनल ऑर्बिट इज सेम, तब एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी बेटा? देन फॉर विच गैप इज हायर, गैप इज हायर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट। ये याद रखना है बेटा, इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट, ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। तो इन दोनों में से किसकी हायर होगी? इसकी हायर होगी। EB इज ग्रेटर देन EC, ठीक है। और ये वाली एनर्जी जिसका फाइनल ऑर्बिट सबसे बड़ा है, इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा? मिनिमम। तो अगर इस केस में देखते तो ED इज ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EC ग्रेटर देन EA। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने एरोन बता दिया क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि सेट द ऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम एमिट फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये आ गया ना बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम एनर्जी। बताइए कौन सा मैक्सिमम होगा? जिसका फाइनल ऑर्बिट छोटा है, जिसका फाइनल ऑर्बिट छोटा है बेटा, तो EA मैक्सिमम होगा। इन दोनों का फाइनल ऑर्बिट सेम है
बट डिफरेंस किस में ज्यादा है, सी में, तो सी फिर क्या आ जाएगा, ये तो 1 to 2 है, ये तो एब्जॉर्ब करेगा, ये तो एब्जॉर्ब करेगा बेटा, है ना, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ये भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब, ठीक है, क्योंकि ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जा रहा है तो ये एब्जॉर्ब करेगा, ये एमिट करेंगे बेटा, ये क्या करेंगे, एमिट करेंगे। क्लियर है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा तो एमिट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन, इट इज इन द फोर्थ एनर्जी स्टेट। जब ये फोर्थ एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट आएगा तो नंबर ऑफ इमिटेड लाइंस क्या आएंगी बेटा, आप समझ सकते हैं 4 माइनस 1/2, तो ये कितनी हो जाएंगी 6। ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी अवेलेबल है, मैं वहां से भी पिक कर सकता था। न्यूक्लियाई के कुछ क्वेश्चन मैंने नोट्स में से उठाए हैं, बट बात यह है कि बच्चे को ट्रस्ट बनता है कि भाई जेई में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो हमारे से भी पूछा जा सकता है। कई बार बच्चे जब टेस्ट सीरीज में डालते हैं, सर नीट में ऐसा भी आ सकता है, हाँ नीट में ऐसा भी आ सकता है, बट बात यह है क्या आपको नीट में बैठ के याद आएगा कि इस पे ये फॉर्मूला लगाना था, बात ये है मेन। क्लियर है। अब देखते हैं बेटा न्यूक्लियाई। अब देखिए बेटा न्यूक्लियाई में सबसे पहले आ जाता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, वो मैंने जहां छोड़ दिया जो आपको पता है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन बेटा, है ना। रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई ये मास नंबर की पावर 1/3 पे डिपेंड करता है, और इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन है, सिर्फ मास नंबर को डिवाइड करना है, वैल्यू पावर 1/3 लेनी। आर नॉट जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ये 1.2 FM ऑर्डर का होता है फर्मी मीटर। डेंसिटी सभी न्यूक्लियाई की सेम होती है, किस ऑर्डर की होती है, 2.3 × 10⁻7। इवन एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल है जिसमें उन्होंने डेंसिटी निकलवाई है, बट अल्टीमेटली वो कितनी आती है, 2.3। तो अगर आपको ये याद है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जेई मेन में भी ये क्वेश्चन है जिसमें वो कहते हैं डेंसिटी बताओ, तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो सीधा मार्क कर सकते हैं, सभी न्यूक्लियाई की सेम होती है। फिर आता है बेटा मास डिफेक्ट, यहां पर साइज वाला कंसेप्ट यहां पर नहीं लिया है बेटा। एटम का जो रेडियस है वो 10⁴ टू 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 15 बेटा, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 15 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मास डिफेक्ट बेटा, मास डिफेक्ट क्या होता है, मास नंबर ऑफ, जितना प्रोटॉन का मास है जितना न्यूट्रॉन का मास है माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइन किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी कहां से आती है, मास से। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो न्यूक्लियस का मास है वो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके मास से कम है। होना तो प्रैक्टिकली ये चाहिए कि जितना इनका मास वही न्यूक्लियस का, बट ऐसा नहीं होता। इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं बेटा। ये मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। अगर ये मास आप केजी में लेंगे तो c² से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाइंडिंग एनर्जी जूल में आएगी। अगर आप मास डिफेक्ट AMU में लेंगे, एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है, 1/12 C12 आइसोटोप के मास के बराबर, तो आप 931 से मल्टीप्लाई करके सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल सकते हैं। फिर आती है बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ये जो 3 शार्प पॉइंट है ये हीलियम ऑक्सीजन के लिए होते हैं बेटा, हीलियम कार्बन एंड ऑक्सीजन के लिए होते हैं बेटा। जो मैक्सिमम एनर्जी है इट इज अबाउट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, ये यहां पर लिखा हुआ है ना। कर्व हैज मैक्सिमम अबाउट 8.8 मेगा, 8.75 लिखा है, जनरली बुक्स में 8.8 लिखा होता है। क्लियर। अब ये क्या कहता है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है जेई मेन में, नीट में आने की तैयारी है। क्या कहता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास नंबर। ये जो मिडिल मास नंबर है इसके लिए ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इट इज नियरली कांस्टेंट बेटा, प्रैक्टिकली कांस्टेंट। ये याद रखना है, ये मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं जो जेई मेन में आ चुका है। फिर न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज हैं बेटा, शॉर्ट रेंज,
मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज के इंडिपेंडेंट है, स्पिन पे डिपेंड करेगी, पैरेलल स्पिन के बीच में स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी, सेंट्रल फोर्स नहीं होती, इसलिए इसका एक्सप्रेशन है जो है वो सिंपल है, नहीं होता। शॉर्ट रेंज मतलब विद इन 10⁻⁻15 यानी कि न्यूक्लियस के बीच में ही ये लगती है। फिर अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा, तो एनर्जी रिलीज किसके बराबर होती है? क्यू वैल्यू क्या होती है बेटा? एनर्जी रिलीज। ये किसके बराबर होती है बच्चों? ये होती है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, या फिर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हमारी वन शॉट वीडियो देख सकते हैं बेटा, उसमें बड़े अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया था। बट अभी के लिए आप याद रख सकते हैं, मास के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी के केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बेटा। यहां पर अगर हमारे पास ये अल्फा बीटा गामा इक्वेशंस हैं, वैसे तो ये जो अब हम कहते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा डीके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ज्यादातर जगह यही कहा जाता है, बट हमने ये सभी क्लासेस में कराया है। सिर्फ वो नहीं कराया, हाफ लाइफ एक्टिविटी जो आगे चल के स्टैटिस्टिकल लॉ होता है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं बेटा, बहुत ही कॉमन चीज है। और जो फिजन फ्यूजन है उसमें भी इसकी एप्लीकेशन यूज हो जाती है। अब अगर आप देखें, जब एक अल्फा डीके होगा बेटा, तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 से। अब आपको यह पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में ये नंबर भी सेम रहेंगे और ये नंबर भी सेम रहेंगे बेटा। अब मोमेंटम, जब ये एक्स अल्फा और वाई में टूटेगा तो जो मोमेंटम है वो दोनों का बराबर होगा बेटा, क्योंकि ये रेस्ट पे था मॉलिक्यूल बेटा, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास के इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसलिए जब अल्फा की लिखोगे तो A-4 यानी कि इस न्यूक्लियस का मास, जब इस न्यूक्लियस की वाई की लिखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस अल्फा का मास बेटा। क्लियर है? नीचे वही Q/A ही चलेगा। फिर बीटा डीके, मोस्टली जो है वो बीटा डीके नेगेटिव लिया जाता है बेटा। और जब बीटा डीके होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन होती है उसमें बीटा के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो इसके ऊपर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि जब बीटा डीके होता है तो कितने एलिमेंट्री पार्टिकल डीके एमिट होते हैं? तो 2 पार्टिकल एमिट होंगे, ये न्यूक्लियस के बाहर एमिट होंगे बेटा। क्लियर है? ऐसे ही बीटा पॉजिटिव होता है बेटा। बीटा पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिट्रॉन। ये होता है बीटा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास बेटा। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है बट चार्ज पॉजिटिव, इसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर ये आएगा, कैसे आएगा? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जाएगा बेटा। तो चार्ज को कंजर्व करने के लिए बीटा, इसके साथ न्यूट्रिनो बाहर आएगा बेटा। जब न्यूट्रॉन बनेगा तो न्यूट्रिनो, जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो एंटी न्यूट्रिनो बेटा। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई है? फिर आता है जब अल्फा बीटा डीके होते हैं तो जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड न्यूक्लियस बन जाता है बेटा। इसलिए उसके बाद वो गामा डीके करता है। क्या करता है बेटा? गामा डीके करता है टू गेन स्टेबिलिटी। गामा डीके करता है बेटा टू गेन स्टेबिलिटी। जो गामा डीके होता है ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी स्टेट होती है। फिर आता है फ्यूजन एंड फिजन बेटा। इसमें एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ लिखा गया है बेटा कि केमिकल रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी का रेशियो है वो मिलियन टाइम्स है। सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर, न्यूक्लियर सोर्स प्रोड्यूस अ मिलियन टाइम्स। कितनी बेटा? मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन द केमिकल सोर्स। क्लियर है बेटा? ये मिलियन वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल में कभी भी पूछा जा सकता है। फिर आता है बेटा फिजन। जब एक यूरेनियम 235 टूटेगा तो यहां पर क्या क्या चीजें बताई गई थी बेटा? अगर आपको याद हो तो बताया गया था कि ये दोनों हमेशा सेम नहीं होंगे, कोई भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। ओके, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये हमारे पास स्लो होता है बेटा, ये हमारे पास फास्ट निकलते हैं। इसलिए रिएक्टर में हमारे पास जो 4 कंस्ट्रक्शन थी वो आपको देखनी है बेटा। वो हमने यहां नहीं लिखी, आपको वन शॉट वीडियो देखनी है फॉर पार्ट्स बेटा। पार्ट्स के लिए जो 4 पार्ट थे, कूलेंट होना चाहिए, कंट्रोल रोड होनी चाहिए, है ना, वो सारी चीजें।
क्लियर है? ये यहां पर एक लाइन तो आ गई, कैन प्रोड्यूस अदर पेयर ऑफ इंटरमीडिएट मास। मेन बात है इसमें एनर्जी कि पर फ्यूजन एनर्जी कितनी आ रही है, 200। फिर आता है न्यूक्लियर फ्यूजन बेटा, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है बेटा, इसमें थ्योरी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आपको बता रहे हैं जस्ट टू रिलेट न्यूमेरिकल्स। न्यूक्लियर फ्यूजन में बेटा जो हाइड्रोजन एटम है वो फाइनली मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, अगर आप देखें तो वो हमारे पास हीलियम बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, हीलियम। इसे हम हाइड्रोजन साइकिल भी बोल देते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल भी बोल देते हैं बेटा। क्लियर है? ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है इन विच हाइड्रोजन इज बर्न्ड इनटू हीलियम, इसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल भी बोल देते हैं। अल्टीमेटली जो हमें ध्यान में रखना है वो ये कि 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाएंगे और कितनी एनर्जी इमिट करते हैं बेटा, 26.7 एनर्जी इमिट करते हैं। अब देखिए जेईई मेन में इन रिएक्शन में से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, वो अभी आपको दिखाएंगे बेटा। ठीक है, तो हमने वो सारी चीजें पिक करी है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये ना तो जेईई मेन का है ना नीट का है, बट एनसीईआरटी में इसके ऊपर स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल दी हुई है, तो ये हमने उठाया है एमटीजी फिंगर टिप्स बुक में से, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, वहां से उठाया है। हमारे नोट्स में भी ये अवेलेबल है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेचुरल बोरोन एटॉमिक वेट ये है, इज फाउंड टू हैव 2 आइसोटोप, द रेशियो ऑफ अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, कि आइसोटोप की अबंडेंस क्या है बेटा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम देखें कि जो ये 10 वाला बोरोन है इसके N1 एटम है और जो 11 वाला है इसके N2 है, तो एवरेज मास क्या हो जाएगा, एवरेज मास यही हो जाएगा बेटा। और ये कितना है बेटा, एवरेज मास 10.81। एवरेज एटॉमिक वेट कितना है जो बोरोन हमें अवेलेबल है, दोनों का मिला के उसका एवरेज मास है 10.8। बस यहां से आपको क्या निकाल लेना है बेटा, रेशियो ऑफ अबंडेंस, मतलब कितनी क्वांटिटी में कौन सा अवेलेबल है। तो बहुत ही आसान काम था, इसको उधर ले जाइए, उसको इधर ले आइए। 11 माइनस 10.82, 10.81 माइनस 10 N1, तो ये हमारे पास कितना बच गया 0.19, ये हमारे पास कितना बच गया 81, N1 बाय N2, तो ये कितना आ जाएगा 19/81 आ जाएगा। समझे बेटा? तो ये वाले क्वेश्चन भी हमारे पास हैं, अभी तक तो नहीं देखा गया, ना ही नीट में और ना ही जेईई मेन में। हो सकता है आया हो, मेरी नजर ना पड़ी हो, जो मैंने 19 to 26 के क्वेश्चंस देखे उससे पहले आया हो, या उन क्वेश्चन में हो बुक में ना हो, ठीक है, बट जितना मैंने देखा सोर्स उसमें ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था बेटा। नेक्स्ट देखिए, कहता है मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर। एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस आधा है, तो रेडियस अगर आधा है तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a2 की पावर 1/3, a1 की पावर 1/3/8। अब कहते हैं मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस हाफ ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर, यानी कि ये a1 दिया है हमें a2 निकालना है। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा? तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, a2 क्यूब ले लीजिए बेटा, 1/2 का क्यूब, मैंने पहले ही 8 लिख दिया, देख रहे हो कितना तेज हूं मैं, है ना, 2। तो ये a1 कितना है बेटा 192/8, तो ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 3 32 24, तो क्या आंसर आ गया बेटा 24। समझे? तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है जिसमें R और A की रिलेशन को यूज किया गया है। अब देखिए बेटा, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ये क्वेश्चन 2025 में। फॉर अ न्यूक्लियस मास नंबर एंड रेडियस the mass density of the nucleus can be represented as, mass density is constant, it is independent of a। आपके पास ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी है। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ कार्बन, गलत, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज सेम बेटा, डेंसिटी ऑफ कॉपर न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन कार्बन न्यूक्लियस, नो बेटा। ऐसे एमसीक्यू में भी है कि इसका न्यूक्लियस का और इसका न्यूक्लियस का डेंसिटी का रेशियो बताओ, तो 1:1। न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज रेडियस प्रोपोर्शनल टू, यस, तो क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन भी मैंने अपने नोट्स में से उठाया है बेटा, इस पे भी मेरी नजर नहीं गई। अगर कोई क्वेश्चन अवेलेबल हो, यहां पर अब टाइप कर दिया है, पहले हैंड रिटन होता था। कहता है अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू टू न्यूक्लियाई मूव्स विद स्पीड इन रेशो 1:4। एक न्यूक्लियस दो में टूट जाता है, दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो 1:2 की स्पीड में जाते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड क्या होती है, कंजर्व। तो m1/m2 क्या होगा, v2/v1। तो ये कितना आ गया बेटा, 4:1। अब जो मास होता है बेटा, ये मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है बेटा। मास इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। हमसे क्या पूछा है, रेडियस की रेशो। तो जो रेडियस होते हैं बेटा, जो रेडियस होते हैं हमारे पास, वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल होते हैं। मास नंबर के प्रोपोर्शनल होते हैं। कितनी पावर होती है बेटा, 1/3 होती है। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 1/3। आप इसको 2 की पावर 2/3 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है बेटा। क्लियर है, स्पीड कम है तो मास ज्यादा होगा, तो रेडियस भी ज्यादा होगा। क्या ये समझ में आई बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन आ गया बेटा जो मैं आपको कह रहा था, जेई मेन में एक बार नहीं, जेई मेन पीवाईक्यू देखेंगे तो 2-3 बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट फॉर एटॉमिक नंबर फॉर द न्यूक्लियस विद मास नंबर 32-170। यहां पर 32-170, क्या ये बात समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया, करेक्ट। क्यों बेटा, न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज? नो। इसका मेन कारण क्या था, ये एक क्वेश्चन है जेई मेन में जिसमें इस क्वेश्चन को कहा गया न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज, उसमें उसको करेक्ट आंसर बताया गया। क्यों है इसका कारण, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज, बट इसने लॉन्ग रेंज कहा है तो ये गलत हो जाएगा बेटा। अगर ये शॉर्ट रेंज होता तो राइट एक्सप्लेनेशन बन जाती बेटा। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट। ये क्यों होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है। अगर यहां लिखा होता शॉर्ट रेंज तो वो करेक्ट होता और राइट एक्सप्लेनेशन बन जाता बेटा। फिर देखिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियस इज 18 × 10⁸। बेटा इतनी मेहनत करके आपके लिए ये क्वेश्चन, ये फैक्ट, ये एनसीईआरटी सब कुछ रिलेट करके लेके आ रहे हैं, इसलिए वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो बच्चे कह रहे हैं एक दिन में 2 दे दो, यार कुछ भी क्वेश्चन दे दूं क्या उठा के, वो तो मेरे लिए आसान काम है। क्वेश्चन बैंक पड़ा है, फटाफट कोई भी क्वेश्चन 10-15 करवा दूं आपको, निकल गया, मेरा क्या जा रहा है। बात यह है कि अगर आप टाइम दें, वीडियो को आप देखें, तो आपको मजा आए और आपकी सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाए, और इसके पूरे चांस हैं कि नीट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए सिलेक्ट करना पड़ता है, एनसीईआरटी के साथ रिलेट करना पड़ता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियस, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ ऑल न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मास। अब देखो बच्चा समझ नहीं पाता इसको क्या कहे, भाई ये क्या होता है, ये मास डिफेक्ट होता है। मास डिफेक्ट किसके बराबर होता है, बाइंडिंग एनर्जी बाय c², क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा m × c²। बस बाइंडिंग एनर्जी जूल में है तो C की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 9 × 10⁻16। C होता है 3 × 10⁸, स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया। तो ये कितना आ गया बेटा, 200। अरे 200 कहां से आ गया, 16 था नीचे, तो 2 × 10⁻⁻8। आप इसे 0.02 ये केजी में आएगा बेटा। अब देखिए इतना निकालने के बाद भी बच्चा इन ऑप्शन में फंस जाता है बेटा। ध्यान देना, यहां पर ये क्वेश्चन उठाने का मेन पर्पस यही था। तो 2 × 10⁻5 ग्राम, तो ये कितना आएगा बेटा, 20 माइक्रोग्राम। तो आपको ध्यान देना है कि ये कितना आएगा, 20 माइक्रोग्राम। कभी कभार बच्चों को ये लगता है कि ये तो ऑप्शन ही नहीं है यार, ये तो -6 kg है। केजी नहीं देखते, सीधा सीधा इसको क्या लिख देते हैं, माइक्रोग्राम। ऑप्शन नहीं है सर, क्वेश्चन ग्रेस करो, यहां 0.2 था, यहां 0.02 है। अगर मैं यहां 0.02 करके दे दूं तो 70% बच्चे यही मार करके आ जाएंगे बेटा। समझे, क्लियर है? तो आपको ये कन्वर्जन का ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए नीट जेई मेन 2024 और यही है एनसीईआरटी की एग्जांपल। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यहां पर भी एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बेटा।
यहां किस में बताया था उन्होंने एग्जाम्पल में, जूल में। यहां किस में दे दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या होगा बेटा, पहले आप एनर्जी निकालेंगे किसमें, डेल्टा एम सी स्क्वायर, मास कितना है -3, सी कितना है 9 इंटू 10⁻16, ये आ गया 9 इंटू 13 जूल बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो आपको 1.6 इंटू 10⁻19 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भी, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9/1.6 10⁻32 डिवाइड कर दीजिए बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली 5.6 है, ये आ गया 26 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5.6 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आंसर बन जाएगा बेटा, सेकेंड ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं बेटा, एनसीईआरटी में जूल में था, यहीं पे काम खत्म हो गया। जेई मेन में क्या पूछ लिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। समझे बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, जो काफी सारी चीजों को कवर कर देगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। यहां पर छोटी सी एरर है, ये h बार है, टाइपिस्ट को नहीं पता होता इसका डिफरेंस, तो उन्होंने h लगा दिया, h बार। जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, वो होता है NH/2π, और इसको लिख देते हैं h बार। तो ये करेक्ट है। न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, यस बेटा, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है। न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट, यस, पैरेलल स्पिन मोर स्ट्रॉन्गर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स आर सेंट्रल एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, सेंट्रल नहीं होती बेटा, सेंट्रल नहीं होती, इस वजह से ये गलत हो गया, बट चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होती हैं बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, ये भी करेक्ट है। जो ये क्वेश्चन उठाने का एकमात्र कारण है वो ये बेटा कि नीट एस्पिरेंट को ये याद रखना होगा, पहले केमिस्ट्री में ये पैकिंग फ्रैक्शन और ये सब कुछ बताते थे बेटा, अब इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। और एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि इसकी जो पीडीएफ है वो हमें ज्ञानी स्टैप पे मिलेगी बेटा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर बेटा। फिर आता है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट वही, मास ऑफ आइसोटोप, प्रोटॉन का मास दे दिया, न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कितने प्रोटॉन है, 5। कितने न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं बेटा, a माइनस जेड, a माइनस जेड, 12 माइनस 5 मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस मास ऑफ आइसोटोप बेटा, ये मास डिफेक्ट आ गया, इंटू सी स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 5 7 माइनस m0। तो क्या बन गया बेटा, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 न्यूट्रॉन फ्यूज टू फॉर्म दिस, बाइंडिंग एनर्जी, यहां पर ध्यान देना है बेटा, ये पर न्यूक्लियन गिवन है, तो 2 हमारे पास ड्यूटेरियम मिलके हीलियम बना रहे हैं, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी बेटा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में कितने न्यूक्लियन है, 4 है, एक न्यूक्लियन की एनर्जी कितनी है पर न्यूक्लियन, 7 बेटा। रिएक्टेंट में कितने न्यूक्लियन है, 2 इंटू 2, एक की कितनी है, 1.1। तो ये 28 माइनस 4.4 बेटा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है, इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हाई मास न्यूक्लियाइड विद बाइंडिंग एनर्जी दिस डिसोसिएट इनटू 2 मिडल। एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर ये था, ये 2 में टूट गया, मिडल वाले जो 112 है, तो एनर्जी बतानी। अब पर न्यूक्लियन एनर्जी गिवन है, तो ये क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है 2 इंटू 1.8 118 इंटू इसकी एनर्जी कितनी थी 8.6 बेटा, और जो हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो कितना था 236, पर न्यूक्लियन एनर्जी कितनी थी 7.6। ध्यान देना है बेटा, पर न्यूक्लियन है ये, ए और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन होते हैं,
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ध्यान से देखना है, 236 कॉमन ले लो, 8.6 माइनस 7.6 बेटा। अब जो बच्चा वहां उसको मल्टीप्लाई करने बैठ गया तो समझो वो फंस गया। बट अगर आप इसको कॉमन लेके कर लेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये एक क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम जेईई मेन में ये क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। ओके, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि जो हमारे पास फ्यूजन और फ्यूजन की रिएक्शंस हैं कोई नहीं याद करता, और देखिए जेईई मेन 2025 में वहां से क्वेश्चन आ गया। क्या है? ध्यान देंगे, क्या पहले तो ये पता है हमें कि ये क्या है? फ्यूजन है। क्या है बेटा? फ्यूजन। तो ये थर्ड हो गया बेटा, ये फ्यूजन पता चल गया। फिर ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, ये पता चल गया। 3 and 1 ये दो ऑप्शन में है, तो हमारा जो है पीछा इससे नहीं छूट सकता। हमें ये देखना पड़ेगा, ये भी हमारे पास फ्यूजन है और ये भी हमारे पास फ्यूजन है। पॉजिटिव क्यू वैल्यू, नेगेटिव क्यू वैल्यू, फंस गया काम। अब ये नहीं पता ये कैसे उठाया इन्होंने, यहां से उठाया बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 1 2 3 2 न्यूट्रॉन, ये वाली रिएक्शन है सी रिएक्शन बेटा। अब इसमें एनर्जी निकल रही है तो पॉजिटिव वैल्यू है क्यू की, तो ये 2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? सेकेंड। अब यहां रिएक्शन इसने रिवर्स कर दी, ये क्या थी? 1 2 1 2 1 3 1 1, तो एनर्जी निकल रही है बेटा। वहीं अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखूंगा तो वो एनर्जी मुझे क्या लिखनी पड़ेगी? माइनस में लिखनी पड़ेगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये क्या आ जाएगा? 4। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? सेकंड ऑप्शन। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो एनसीईआरटी से इन्होंने ये ऑप्शन डायरेक्ट उठा ली बेटा। क्या ये बात समझ रहे हैं? रिवर्स रिएक्शन है बेटा, ये क्या है? रिवर्स। तो अब इन चीजों के लिए ही तो आपके साथ ये शेयर करते हैं बेटा कि एनसीईआरटी में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बट मैं फिर कहूंगा, ऐसा ना हो कि आप एनसीईआरटी ही रटते रहे नीट तक। क्वेश्चन कितने आते हैं? क्वेश्चन कितने आते हैं? मान लो नीट की बात करें, 45 में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 आ जाएंगे जो एनसीईआरटी की लाइन पे। अब ज्यादातर एनसीईआरटी की लाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, नोट्स में अवेलेबल है, जेईई मेन के पीवाईक्यू में अवेलेबल है, नीट के पीवाईक्यू में अवेलेबल है। अब उस 1-2 क्वेश्चन के लिए अगर आप लास्ट के 15 दिन एनसीईआरटी पढ़ने में ही लगा देंगे तो बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कब करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन कब करेंगे जिसमें आपको चीजें फंस सकती हैं। ओके, तो थ्रू आउट द ईयर साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बट लास्ट में आके अब 15 दिन सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस मत रहना, फिजिक्स में आप फंस जाएंगे। हम आपका काम कर देंगे, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, रिजल्ट जो आ सकते हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है? हमें सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, हमारी जो ज्ञानी स्टैप है उसे डाउनलोड करना है और आप वहां पर पीडीएफ ले सकते हैं बेटा। ओके, चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। अब मैंने कहा था वैसे तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना ही जेईई मेन का ना ही नीट का, बट 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। बात समझ रहे हैं? न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं आ सकता, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये तो न्यूट्रल था बेटा। अब जब न्यूट्रॉन टूटता है तो एंटी न्यूट्रिनो बनता है, ये आपको याद होना चाहिए। जब न्यूट्रॉन टूटता है तो क्या बनता है? एंटी न्यूट्रिनो। जब न्यूट्रॉन बनेगा तो न्यूट्रिनो बनेगा। बस इसी के ऊपर बेस्ड इन 2 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना था। फिर देखिए बेटा, क्यों जरूरत है उसकी, जो मैं अल्फा बीटा गामा कह रहा था, इसलिए जरूरत है। अब ये तो फ्यूजन का क्वेश्चन है बेटा, अब आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये सिलेबस में नहीं है, आपको एटॉमिक नंबर तो बैलेंस करना आना ही चाहिए। तो अब ये कहता है एक्स एमिट 2 अल्फा 1 इलेक्ट्रॉन 1 बीटा यानी कि 1 2 पॉजिट्रॉन। प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऊपर वाला तो इन्होंने बैलेंस कर दिया कि भाई ये क्या होगा? 234 होगा। आप ऐड करके देखिए, 242
234 प्लस 8, क्योंकि मास नंबर सिर्फ अल्फा से होता है। Z निकालना है बेटा, तो क्या होगा 92 Z, यहां कितना आ गया 2 इंटू 2 4, यहां कितना आ गया -1, यहां कितना आ गया 2 इंटू +1, तो Z कितना आ गया बेटा 92 - 5 87, कितना आ जाएगा 87। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे चैलेंज करोगे, ये तो फिजन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी फिजन का क्वेश्चन है, इसमें भी वही सब किया हुआ है। तो आर बताना है क्या है। अब आपको एटॉमिक पहले तो देखना है, मास नंबर इक्वल टू 141 प्लस 92 प्लस 3 टाइम्स ऊपर कितना है, मान लो ए है इसका मास नंबर, तो कितना हो जाएगा बेटा 236 माइनस ये 3 ये 3 ये 2 डिवाइड बाय 3, तो ए तो 1 आ गया बेटा। A1 किसका हो सकता है, न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन का। अब Z देख लेते हैं, Z कितना होगा 92 56 प्लस 36 प्लस 3 टाइम्स Z, Z 0 आ गया। तो ये क्या होगा बेटा, जिसके ऊपर चार्ज ना हो मास हो, तो वो क्या हो गया न्यूट्रॉन। समझे, क्या हो गया बेटा न्यूट्रॉन हो गया। समझ में आई बेटा बात। इस तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एनर्जी रिलीज्ड इन अ फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ हाइड्रोजन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, 4 मार्क कर लीजिए। अगर पेपर टफ की तरफ जाएगा तो न्यूक्लियस का अगर टफ क्वेश्चन देना होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। कहता है एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ 2 kg हाइड्रोजन। 2 kg हाइड्रोजन अगर फ्यूज करेगी तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर 2 kg यूरेनियम फ्यूजन करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसकी रेशो बतानी है। एक फ्यूजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाती है, 4 फ्यूजन में, यहां क्या आना था बेटा, बीच में गैप आना था, टाइपिंग एरर हो जाती है। ये क्या था 1 था, ये कुछ ऐसा लिखा होना चाहिए था, जो हमने ऊपर रिएक्शन भी देखी थी फ्यूजन की बेटा, ये 1 ऐसे था, ठीक है। 4 हाइड्रोजन एटम क्या देते हैं 26.7, तो मेरा साथ देंगे बेटा। तो एक मान लो एक एटम, इसको किस तरीके से देखना है बेटा, मान लो एक एटम ई एनर्जी देता है, ई एनर्जी, तो जो m ग्राम एटम है, एक m 1 मोल, वो कितनी एनर्जी देगा बेटा, एवोगैड्रो टाइम्स ई देगा। तो m ग्राम कितनी एनर्जी देगा, m/m Na इंटू ई एनर्जी देगा। क्या ये बात समझ में आई। m मास रिलीज एनर्जी दिस, एक एटम इतनी देता है, m मास इतनी देगा, ठीक है। तो एक रिएक्शन इतनी देती है, m मास इतनी देगा, तो m मास इतनी, ये पता चल गया, क्लियर है। अब अगर मैं हाइड्रोजन के केस में लिखूंगा तो m कितना है 2 kg, मास, ये m मास कितना होगा, जो 26.7 एनर्जी दे रहा है वो कितना है 4 टाइम्स m है बेटा। Na इंटू कितनी एनर्जी दे रहा है बेटा, ये 26.7। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको, क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको। यहां पर m का मतलब क्या था कि ये जो मास है, एक एटम इतनी एनर्जी देता है, तो एक मॉलिक्यूलर मास एवोगैड्रो नंबर देगा। तो यहां पर ये 4 एटम दे रहे हैं, तो 4m इतनी एनर्जी देंगे। क्या ये समझ आया, 4 का फैक्टर समझ आया अभी, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक नहीं है, 4 एटम है जो 26.7 दे रहे हैं, तो एक एटम कितनी देगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 1 लिख लो, इसको डिवाइड बाय 4 कर दो कि भाई 4 एटम इतनी देते हैं तो एक एटम कितनी देगा। ये है एक एटम की एनर्जी। अब ठीक है, अब थोड़ा बेटर लग रहा होगा, है ना। हाँ सर, यूरेनियम, अब अगर आप देखें तो इसका भी मास सेम है। मास कितना है, यूरेनियम का मास कितना होता है 235। ये मैंने ग्राम में सीधा सीधा मॉलिक्यूलर मास लिख दिया, एवोगैड्रो नंबर, और एक मास एक कितनी एनर्जी देता है 200, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 200। तो EH/EU जब आप करेंगे तो आप देखिए ये भी कट जाएगा बेटा, ये भी कट जाएगा, ये समझ आया। तो बचा क्या,
ऊपर बच गया 26.7/4, नीचे क्या बच गया, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 235, और यहां नीचे क्या बच जाएगा 200। क्या ये समझ आया अभी? अब आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, तो ये बनेगा 7.5। तो ये रेशो किसके बराबर आ जाएगी बेटा? नियरली फर्स्ट रेशो आ जाएगी। क्या ये समझ आया? बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग गया, अगर आप इसे समझ गए तो 30-40 सेकंड में ये क्वेश्चन डन हो जाएगा, अगर आपको पता होगा कि एम मास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इन अ न्यूक्लियर फिजन, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एन आइसोटोप ऑफ मास m, 3 सिमिलर डॉटर न्यूक्लियस ऑफ द सेम मास आर फॉर्म। सेम मास, अगर ये मास a है तो इनका मास क्या हो जाएगा? a/3। स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इन टर्म ऑफ मास डिफेक्ट, तो एनर्जी रिलीज क्या होती है बेटा? मास डिफेक्ट इंटू c²। ये एनर्जी रिलीज किसकी फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो मास कितना है तीनों पार्टिकल का? m/3। स्पीड क्या है? v²। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तीनों का मास क्या है? ये, तो ये आ गया डेल्टा m c² बेटा। अब हमें v निकालना था, 3 से 3 कट जाएगा, तो v किसके बराबर आ गया? 2 डेल्टा m/m c का स्क्वायर, रूट ले लेंगे तो c बाहर आ जाएगा। ठीक है भी, c अंदर रखा है, ये रहा ना c बाहर, ये रहा c बाहर। ठीक है भी, तो इस तरीके से आपको देखना है बेटा, डॉटर न्यूक्लियस का मास कितना है? सेम मास में 3 हिस्सों में टूट गया, तो हर एक का मास कितना होगा? m/, ये मास गिवन था हमें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बेटा, ये देखिए बेटा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट इट इज नॉट द लीस्ट क्वेश्चन बेटा। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार टेस्ट सीरीज में हम ये क्वेश्चन डालते हैं। एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, एक फ्यूजन में एनर्जी रिलीज इतनी है। एनर्जी रिलीज्ड इफ ऑल द एटम इन 120 ग्राम अंडरगो द फ्यूजन बेटा, ये भी वही आ गया। एक फ्यूजन में कितनी एनर्जी जाएगी? एक एटम कितनी एनर्जी देगा? E एनर्जी देगा बेटा। तो मैं इसको सीधा ये कह सकता हूं कि 1 फ्यूजन कितनी एनर्जी दे रहा है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम एक फ्यूजन देखें तो एक एटम है, तो 1 मोल एटम और 240 ग्राम, ये कितनी एनर्जी देगा? जो मैंने ऊपर लिखवाया था बेटा, ये सेम टू सेम वही एवोगैड्रो। तो m मास कितनी एनर्जी देगा बेटा? m मास, तो m मास कितनी देगा? 200 इंटू Na डिवाइड बाय m इंटू 240। क्या ये समझ आया? जो हमने ऊपर एनर्जी लिखी थी, एनर्जी रिलीज्ड किसके बराबर थी? m/M। ओहो, ये बदल दिया मैंने। ठीक है बेटा, इंटू Na इंटू एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन बेटा। क्या ये बात समझ में आई? एक एटम, तो ये कितना है? 120, ये 240, ये एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 23, ये कितनी है बेटा? ये है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। समझे? ये सिंपल 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 600 यानी कि 6 इंटू 10⁻25। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये आप याद रख सकते हैं बेटा कि एक फ्यूजन इतनी एनर्जी देगा, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास इतनी एनर्जी देगा। तो इतने मास से कितनी एनर्जी आएगी, आप इसे याद रख सकते हैं। ऊपर भी यूज हुआ था, इसमें भी। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे बेटा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारी ज्ञानिस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।